हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रभान सिंह निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर आपको पेपर थर्ड ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑप्टिक्स क्या होती है, मैं आपको पहले इसका थोड़ा इंट्रो टाइप में बता दूं। ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रकाशिकी जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है बच्चों। प्रकाशिकी क्या है? सबसे पहले तो ये भौतिक विज्ञान की ही शाखा है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी सबसे पहले होती क्या है? प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्रकाश के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। अब प्रकाश के गुणधर्मों से क्या मतलब है? प्रकाश के गुणधर्मों से मतलब है प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण आपने पढ़े होंगे बच्चों अभी तक। प्रकाश के गुण हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा परावर्तन। परावर्तन क्या है? प्रकाश का गुण है। प्रकाश का गुण है परावर्तन। अपन जैसे ही कोई प्रकाश किरण को किसी परावर्तित पृष्ठ पर आपतित करते हैं, जैसे ये अपनी एक लाइट है, एक किरण है, और ये क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। इस पर आपतित करेंगे तो इससे क्या होगा? किसी कोण पर ये किरणें वापस इसी दिशा में, इसी माध्यम में मुड़ जाएंगी। तो ये क्या होगा? परावर्तन। ये क्या कर रहे हैं अपन? प्रकाश का ये गुण है, कौन सा? परावर्तन। तो ये किसके अंदर पढ़ेंगे अपन? प्रकाशिकी के अंदर। अपवर्तन, ये सब मैं बता रहा हूं पहले आपको कि गुण क्या है। अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, लेजर, ये सब क्या हैं? ये प्रकाश के गुणधर्म है आदि। ये प्रकाश के क्या है बच्चों? गुणधर्म है। जैसे परावर्तन अपन जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि किसी परावर्तक पृष्ठ पर, किसी ऐसे पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित कराया जाए जिससे प्रकाश किरणें टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस किसी कोण पर लौट जाएं, परावर्तित हो जाएं, परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरणें इस प्रकार से किसी माध्यम पर आपतित कराते हैं तो एक माध्यम से गुजरकर इधर से इससे पास आउट हो जाएंगी, दूसरे माध्यम में एक किसी कोण पर क्या होंगी बच्चों? अपवर्तक पृष्ठ से जैसे ही दूसरे माध्यम में निर्गत होंगी किसी कोण पर या अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। विवर्तन आप जानते हो, विवर्तन क्या होता है? ये भी प्रकाश का गुणधर्म है। विवर्तन जैसे मैं बताऊं आपको, प्रकाश का किसी वस्तु के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगी? विवर्तन कहलाएगी। ये सब ब्रीफ में अपन इस प्रकाशिकी के अंदर पढ़ेंगे। ध्रुवण भी प्रकाश का गुणधर्म है, पोलराइजेशन आपने पढ़ा है। व्यतिकरण, जो अभी मैं आज आपको यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले, इंटरफेरेंस। और लेजर प्रकाश का गुणधर्म है। प्रकाश एक विशेष प्रकार से प्रकाश को लेजर प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है, जिससे क्या होता है? उसकी तीव्रता अत्यधिक हो जाती है, तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आयाम बढ़ जाते हैं, वो लेज़र होगा। लेज़र कैसे बनाएंगे? कौन कौन से प्रकार की होंगी? किस प्रकार से उसको प्रवर्धित करेंगे? लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? LASER लिखते हैं इसको, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये होता है लेज़र। इसके जो नाम है इसमें ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। एक एक करके अपन इन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे। ये पूरा प्रकाशिकी के अंदर पढ़ेंगे। प्रकाशिकी के अंदर मैंने बताया
प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रकाश के गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन प्रकाश की के अंदर आज स्टार्ट करने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 3, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का ये गुणधर्म है बच्चों, और वो क्या होता है देखिए आप समझेंगे इसको अपन। व्यतिकरण देखो, व्यतिकरण की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है। व्यतिकरण होता है जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक कला संबद्ध किरणें किसी माध्यम से गुजरती हैं, किसी माध्यम से गुजरती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम व किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध किरणें, यहां पर इसकी डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की, सबसे पहली कंडीशन क्या है, इनकी आवृत्ति लगभग समान या एक समान होनी चाहिए। और दूसरी है कला संबद्ध किरणें कैसी होनी चाहिए, कोहेरेंट लाइट रेज होनी चाहिए। कैसी, कोहेरेंट यानी कला संबद्ध। अब कला संबद्ध क्या होती है मैं बताऊंगा एक एक करके सभी परिभाषाएं। सबसे पहले अपन व्यतिकरण, जो यूनिट का नाम है अपना, उस नाम को अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि व्यतिकरण इंटरफेरेंस होता क्या है। व्यतिकरण होता है जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक कला संबद्ध किरणें किसी माध्यम से गुजरती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम व किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम होता है, जिसके फलस्वरूप जहां आयाम या जिन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होता है वहां प्रकाशीय तीव्रता अधिकतम होती है एवं जिन बिंदुओं पर आयाम न्यूनतम होता है उन बिंदुओं पर प्रकाशीय तीव्रता न्यूनतम होती है। अब समझिए इसे, देखिए
इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। देखिए यहां पर जब समान आवृत्ति की दो से अधिक कला संबद्ध किरणें किसी माध्यम से एक साथ गुजरती हैं या किसी माध्यम से गुजरती हैं, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम व किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम होता है, जिसके फलस्वरूप जो परिणामी तरंग है जहाँ पर आयाम अधिकतम होता है उसका वहाँ पर प्रकाशीय तीव्रता भी अधिकतम होती है, और जिन बिंदुओं पर आयाम न्यूनतम होता है उन बिंदुओं पर प्रकाशीय तीव्रता भी न्यूनतम होती है। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण है, अपन जानते हैं, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जब आयाम ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर भी ज़्यादा होगा, तो फिर आयाम जहाँ अधिक है वहाँ तीव्रता अधिकतम होगी, और जहाँ आयाम कम है वहाँ तीव्रता भी कम होगी। यानी जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध किरणें किसी माध्यम से गुजरती हैं तो सबसे पहले तो होगा उनका अध्यारोपण, एक दूसरे पर सुपरपोजिटिव होंगी, अध्यारोपित होंगी, और अध्यारोपण से क्या बनाएंगी? एक परिणामी तरंग बनाएंगी, और उस जो परिणामी तरंग बन रही है उसका आयाम किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम होगा और किन्हीं बिंदुओं पर क्या होगा? न्यूनतम, जिसके फलस्वरूप जिन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम है उन बिंदुओं पर तीव्रता भी अधिकतम होगी, और जिन बिंदुओं पर आयाम न्यूनतम है उन बिंदुओं पर तीव्रता भी न्यूनतम होगी। और इसी घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। कौन सी घटना? कि किन्हीं बिंदुओं पर परिणामी तरंग की किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। अब तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम मतलब अपन जो प्रकाश डालेंगे, अपन देखते हैं कि कहीं पर तो लाइट की इंटेंस तीव्रता ज़्यादा होगी और कहीं अंधेरा होगा, प्रकाश पहुंचेगी या नहीं, यानी तीव्रता क्या हो जाएगी? न्यूनतम। यानी कहीं पर क्या होगा बच्चों? इस तरह से होगा, कहीं दीप्त बिंदु बन जाएगा चमकीला और कहीं अंधेरा बन जाएगा डार्क काला, तो चमकीला अंधेरा इस प्रकार से बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये घटना कहलाती है व्यतिकरण। अब इसमें शब्द आए, देखिए, समान आवृत्ति की कला संबद्ध। कला संबद्ध का मतलब क्या है? कला संबद्ध का मतलब है ऐसी तरंगें या ऐसी किरणें जिनके मध्य कलांतर का मान नियत हो। नियत मतलब कांस्टेंट, अपरिवर्तित रहे। दो या दो से अधिक ऐसी तरंगें जिनके मध्य कलांतर अपरिवर्तित रहे, नियत रहे, उनको क्या कहते हैं? कला संबद्ध तरंगें कहते हैं या कला संबद्ध किरणें कहते हैं। तो कला संबद्ध किरणें होनी चाहिए, समान आवृत्ति की होनी चाहिए, और जब वो एक माध्यम से गुजरती हैं तो उनका क्या होता है? अध्यारोपण, और अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग बनेगी उस परिणामी तरंग का आयाम कहीं पर अधिकतम होता है और कहीं पर क्या होता है? आयाम न्यूनतम होता है। किन्हीं बिंदुओं पर आयाम अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम, जिसके फलस्वरूप जिन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होता है वहाँ क्या होगी? प्रकाशीय तीव्रता भी अधिकतम होती है, और जिन बिंदुओं पर आयाम न्यूनतम होता है वहाँ प्रकाशीय तीव्रता भी न्यूनतम होती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण में अपन ने सबसे पहले पढ़ा समान, ये जो कुछ वर्ड्स थे जिनका मीनिंग अपन ने देखा, समान आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब अपन सभी जानते ही हैं, कला संबद्ध। कला संबद्ध किरणें कौन सी होंगी? जिनके मध्य कलांतर का मान नियत हो। अध्यारोपण, अब मैं बताऊंगा इसके बाद अध्यारोपण क्या होता है। एक बार ये डेफिनेशन, और जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें या किरणें जिनके मध्य क्या हो? कलांतर का मान के क्या हो? नियत हो। कलांतर नियत हो यानी कला संबद्ध हो, किसी माध्यम से एक साथ गुजरती हैं तो उनका क्या होता है? अध्यारोपण, और अध्यारोपण के फलस्वरूप बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। जिन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होता है उन बिंदुओं पर क्या होता है बच्चों? तीव्रता भी अधिकतम होती है, और जिन बिंदुओं पर आयाम न्यूनतम होता है उन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? अपन व्यतिकरण कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया अध्यारोपण, क्या होता है देखिए।
अध्यारोपण का सिद्धांत कह लो, या अध्यारोपण क्या होता है ये समझा दूं मैं आपको। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है बच्चों? अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगें किसी माध्यम से गुजरती हैं तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, जो अपन ने व्यतिकरण में पढ़ा। अब अध्यारोपण का मतलब क्या है ये समझेंगे। जब दो या दो से अधिक कला संबद्ध, जब दो या दो से अधिक कला संबद्ध तरंगें किसी माध्यम से गुजरती हैं, किसी माध्यम से गुजरती हैं तो वे अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगें किसी माध्यम से गुजरती हैं तो वे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। और अध्यारोपित होती हैं इसका मतलब क्या है, अर्थात उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप बनने वाली परिणामी तरंग का विस्थापन उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप बनने वाली परिणामी तरंग का विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगें किसी माध्यम से गुजरती हैं, सबसे पहली बात वो क्या होंगी, एक दूसरे पर सुपरपोजिटिव होंगी, यानी अध्यारोपित होंगी। और अध्यारोपित होंगी उसका मतलब क्या है, अर्थात उनके अध्यारोपण से एक तरंग बनेगी परिणामी तरंग, और अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनेगी अध्यारोपण होंगी। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जो परिणामी तरंग है उस परिणामी तरंग का विस्थापन उन अलग अलग तरंग जो पहले मिलके एक तरंग बना रही है, उन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि पहली तरंग का विस्थापन है y1। y1 क्या है, प्रथम तरंग का विस्थापन। और बच्चों मैंने माना कि y2 द्वितीय तरंग का विस्थापन है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये दोनों तरंगें कैसी हैं, समान आवृत्ति की हैं और कला संबद्ध है और किसी माध्यम से एक साथ गुजर रही हैं। तो एक साथ गुजर रही हैं तो क्या होगा, इनका अध्यारोपण होगा, यानी ये दोनों अध्यारोपित होकर एक परिणामी तरंग बनाएंगी और उस एक परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो होगा y, और उस y का मान क्या होगा, y1 प्लस y2। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब दो या दो से अधिक में जैसे ज़्यादा तरंगें ले ली मैंने, पहली तरंग का विस्थापन है y1, दूसरी का y2, तीसरी का मैंने मान लिया y3, चौथी का y4 डैश 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 अप टू सो ऑन, इस प्रकार भी हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत से आप मतलब समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम से गुजरेंगी तो वो अध्यारोपित होंगी, मतलब वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, एक तरंग बनाएंगी। और जो नई एक तरंग बनेगी उसका विस्थापन क्या होगा, उन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत।
और इसी अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण क्या होता है, इसी अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण होता है कि कौन सी घटना, व्यतिकरण। इसी के कारण किन्हीं बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होता है और किन्हीं पर क्या होता है, न्यूनतम, जिससे वहां पर तीव्रता भी अधिकतम और न्यूनतम होती है और इसे क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं व्यतिकरण। ऐसा होता क्यों, ये अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन दो बिंदुवत स्रोतों के अध्यारोपण के दो बिंदुवत स्रोतों के कारण अध्यारोपण के सिद्धांत की गणितीय विवेचना पढ़ते हैं। ये y1 और y2 का मान कैसे आता है ये देखते हैं। फिर अपन देखेंगे कि इसके कारण कैसे तीव्रता अधिकतम होगी, कैसे न्यूनतम, या आयाम क्यों अधिकतम होगा और क्यों न्यूनतम होगा। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दो बिंदुवत स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण की गणितीय विवेचना। दो बिंदुवत स्रोत हैं और उन स्रोतों से क्या हो रहे हैं, दो तरंगें निकल रही हैं और कलासंबद्ध तरंगें हैं और उन तरंगों का क्या होगा, अध्यारोपण, और उस अध्यारोपण की अपन क्या करेंगे, गणितीय विवेचना करेंगे और उससे अपन पता लगाएंगे कि आयाम कहाँ अधिकतम क्यों होता है और न्यूनतम क्यों। ध्यान रखना दोनों बात अलग हैं। व्यतिकरण में कौन सी घटना होती है कि कहीं पर आयाम अधिकतम हो जाता है और कहीं पर आयाम न्यूनतम हो जाता है, जिसके कारण जहाँ आयाम अधिकतम हुआ वहाँ तीव्रता भी अधिकतम होती है और जहाँ आयाम न्यूनतम हुआ वहाँ तीव्रता भी न्यूनतम होती है और इसे क्या कहते हैं, व्यतिकरण। जबकि अध्यारोपण में क्या होता है, अध्यारोपण में दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम से गुजरेंगी तो वो मिलकर के अध्यारोपित होकर एक तरंग बनाएंगी और उस एक तरंग का जो परिणामी विस्थापन है उन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, ये अध्यारोपण। और इसी अध्यारोपण के कारण क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है। तो अपन ने अब टॉपिक लिया दो बिंदुवत स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण की गणितीय विवेचना। जैसे मैंने ये दो तरंगें, दो बिंदुवत स्रोत ले लिए S1 और S2, S1 और S2। ये कोई पर्दा है, इस पर्दे पर ये बिंदु ले लिया मैंने P और इस बिंदु P पर ये S1 और S2 से R1 व R2 दूरी पर क्या ले लिए, ये दो S1 से चलने वाली किरण R1 से R1 दूरी पर बिंदु P पर पहुंच रही है और S2 से R2 दूरी पर बिंदु P पर पहुंच रही है। अब इनसे यहाँ पर ये जब अध्यारोपित होंगी तो अध्यारोपित होकर क्या, ये अध्यारोपित होंगी और इससे क्या होगा, व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न होगा। तो इस अध्यारोपण की अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, गणितीय विवेचना कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर दोनों जब S1 और S2 से दो तरंगें निकल रही हैं, मैं मान रहा हूँ ये कला संबद्ध हैं, यानी इन दोनों तरंगों के मध्य कलांतर का मान क्या है, कलांतर का मान मैंने मान लिया सबसे पहले S1 व S2 से चलने वाली तरंगें कैसी हैं, कला संबद्ध तरंगें कला संबद्ध हैं, यानी इन दोनों के मध्य कलांतर का मान कैसा है, नियत। इसके बाद अपन यहाँ से R1 व R2 दूरी पर बिंदु P पर ये तरंगें क्या हो रही हैं, पहुँच रही हैं, अध्यारोपित यहाँ पर होंगी और यहाँ बिंदु P पर अध्यारोपित होकर आयाम अधिकतम होगा कहीं पर या आयाम कहीं पर न्यूनतम होगा। और जहाँ आयाम अधिकतम होगा वहाँ तीव्रता अधिकतम होगी और जहाँ आयाम न्यूनतम होगा वहाँ क्या होगी, तीव्रता न्यूनतम होगी। तो सबसे पहले इसमें अपन क्या बात करेंगे, सबसे पहले तो अपन अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि S1 जो तरंग S1 से चल रही है, S1 से चलकर कहाँ पहुँच रही है, P पर, यानी S1P तरंग का विस्थापन का समीकरण माना निम्न है। S1 से चलने वाली तरंग का समीकरण मैंने सबसे पहले विस्थापन मान लिया बच्चों y1, S1 से चल रही है S1P इस तरंग का नाम दे दिया और इसका मैंने विस्थापन क्या मान लिया, y1, और इसको विस्थापन को मैं समीकरण के रूप में लिखता हूँ तो y1 बराबर A sin
ओमेगा टी माइनस KR1, समीकरण नंबर 1। ये मैंने विस्थापन का समीकरण लिख दिया। ऐसे S2P तरंग के विस्थापन का समीकरण, विस्थापन का समीकरण माना क्या है, y2 बराबर v साइन ओमेगा टी माइनस KR2, समीकरण नंबर 2। ये मैंने इनके विस्थापन मान लिए y1 और y2। अब यहाँ पर सर आपने विस्थापन मान लिए, लेकिन यहाँ जो टर्म्स यूज किए आपने y जैसे a क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ स्मॉल a कॉमा b क्या है, आयाम है। ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। और यहाँ पर इसका मान क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, सॉरी k बराबर होता है, यहाँ k क्या है, k है विस्थापन नियतांक और इसका मान होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। इसको विस्थापन नियतांक कहते हैं। और ओमेगा को क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, 2 पाई n, यही होता है। इसको अपन n बराबर 1/t होता है, तो इसको अपन 2 पाई अपॉन t भी लिखते हैं। तो ये अपन ने इसमें जो विस्थापन के समीकरण में जो अपन ने a v ओमेगा k जो टर्म्स यूज की थी, इनके मीनिंग है। अब क्या करेंगे अपन ने बताया अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध किरणें किसी माध्यम से गुजरती हैं तो अध्यारोपित होती हैं, अर्थात अध्यारोपित होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अर्थात क्या होता है, जो परिणामी तरंग है उसका विस्थापन उन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अब क्या होगा बेटा, अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन क्या लिख सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन मैंने मान लिया y और अलग अलग तरंगों का विस्थापन y1 और y2। तो वेक्टर y बराबर क्या होगा, वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। y1 और y2 के मान अपन किससे रख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से y1 व y2 के मान रखने पर क्या आएगा, वेक्टर y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस KR1 प्लस v साइन ओमेगा टी माइनस KR2। ये दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 4। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद ये साइन ऑफ a माइनस वी का फॉर्मूला, ये भी साइन ऑफ a माइनस वी का, इसको अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे, दोनों फॉर्मूला को खोलेंगे, कॉमन आएगा उसे कॉमन लेंगे और क्या परिणामी तरंग का विस्थापन निकालेंगे। और फिर परिणामी तरंग का जो विस्थापन आ जाएगा उससे अपन देखेंगे आयाम पर निर्भरता क्या आ रही है, आयाम से फिर तीव्रता का मान देखेंगे और फिर उससे पढ़ेंगे कि कैसे आयाम अधिकतम होता है और कैसे आयाम न्यूनतम होता है। ये सब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।